बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। डकी भाई पर मैंने कभी व्लॉग नहीं किया, ना उन पर केस बनने से पहले, ना उनकी गिरफ्तारी के दौरान, ना उनकी रिहाई के बाद, ना उस वक्त जब वो रोस्टिंग किया करते थे, ना उस वक्त जब वो फैमिली व्लॉगिंग करते थे। सच्ची बात तो यह है कि मैंने उन्हें कभी सही से देखा भी नहीं। उनके कभी कोई क्लिप्स आगे आ जाते थे तो मैं देख लेता था। और सच्ची बात यह है कि मैं नाकिद रहा हूं अब दिल में। कभी मैंने पब्लिकली इस बात का इजहार नहीं किया, ना कभी उनको क्रिटिसाइज किया, ना कभी उन पर तनकीद की, ये सोच कर के चले यार उनका हक है, वो कम से कम कोई इतना सोसाइटी का नुकसान नहीं कर रहा, वो कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। हाँ, अखलाकी और समाजी लिहाज से कुछ पहलू ऐसे निकलते हैं जिस पर बात हो सकती थी, लेकिन मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। ठीक है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, वो उनके लिए कंटेंट बनाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, लोग उनको देखते हैं, ठीक है। मैं क्यों उनको क्रिटिसाइज करूं? वो रोस्टिंग किया करते थे तब भी लोग उनको बड़ा एंजॉय करते थे। बाज़ औक़ात वो ज़रा एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे तब भी क्रिटिसिज्म होता था। लेकिन सच्ची बात यह है कि रात डकी भाई का वीलॉग सुन के मेरी आंखों में आंसू भर आए। उस शख्स ने किस चीज़ की कीमत अदा की है? पाकिस्तान में रहने की। मैंने आज से पहले इस पर कभी बात नहीं की। यानी मैं फिर कह रहा हूं कि डकी भाई पर, हाँ, मेरी बेटी महारोश खान ने अपने चैनल बिप्ता पे डकी भाई पर एक वीडियो बनाई थी उनकी ज़िंदगी पर, जब वो गिरफ्तार थे, कि डकी भाई हीरो हैं या विलन हैं। क्योंकि सोसाइटी में उनके बारे में एक डिबेट है कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि यार वो हीरो है, कुछ लोग समझते हैं कि विलन है। तो महारोश ने ज़रूर बिप्ता पे अपने चैनल पर बनाई थी। मैं उसका लिंक डाल भी देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है डकी भाई की। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ, जो लोग देखना चाहें महारोश का चैनल या इस वीडियो को। मैंने इस पर कभी बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं क्यों बात करने पर मजबूर हुआ हूं? मैं देखता रहा केस के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें, डेवलपमेंट, जब खास तौर पर जब एक होशरुबा डेवलपमेंट हुई कि डकी भाई, पता लगा कि डकी भाई से ही पैसे हथियाने के लिए ये उनकी गिरफ्तारी का ढोंग रचाया गया और ये सारा कुछ किया गया। और सोचें कि कितने ताकतवर हैं वो लोग कि जो इस तरह के मंसूबे बनाते हैं। यानी आप सोचिए कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो आपको एयरपोर्ट पे आपका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल के आपको रोक सकते हैं। वो आपको गिरफ्तार करके आपको मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, आपकी बीवी तक पहुंच सकते हैं। आपसे पैसे लेने के लिए आपकी बीवी को इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें दफ्तर में बुलाकर थ्रेट कर सकते हैं, घरों तक पहुंच सकते हैं। इतने दलेर हैं ये, इतने बेशर्म भी हैं और इतने दलेर भी हैं। यानी इनकी बेशर्मी दलेरी की हद तक कि अपनी, ये किसी मुलजिम की मां को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी बीवी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बेटी होती तो शायद उसे भी ये बेशरम इन्वॉल्व कर लेते। मैं एक बैंक में काम किया करता था कुछ अर्सा, 6 महीने मैंने काम किया अपने करियर के बिल्कुल शुरू में, मीडिया में आने से पहले की बात है। तो मैंने जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता था वो रिकवरी डिपार्टमेंट था। वो पर्सनल लोन की रिकवरी किया करते थे। तो मैं जब नया नया गया तो हमारे एक दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, वो, उनके बारे में कहा गया कि ये सबसे ज़्यादा रिकवरियां करते हैं और इनका रिकॉर्ड जो है, ये हर महीने इंसेंटिव भी लेते हैं अपनी तनख्वाह के अलावा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिकवरी कर लेते हैं। तो मेरी सीट उनके साथ वाली सीट थी और मैंने सोचा कि अच्छा यार, ये तो इतना ज़बरदस्त बंदा है, तो ये क्या करता है? तो मैंने एक दिन फ़ोन पे कहते सुना, एक साहब की इंस्टॉलमेंट शॉर्ट थी, वो एक अच्छे मारूफ बड़े स्कूल के टीचर थे, उसमें वो पढ़ाते थे। तो उसने उस लड़की को फ़ोन किया, उस बंदे को फ़ोन किया कि आपकी इंस्टॉलमेंट मिसिंग है। उसकी बेटी ने उठाया। तो उसने कहा कि फ़र्ज़ी नाम, बैंक में फ़र्ज़ी नाम रखे हुए थे रिकवरी करने के लिए। तो उस लड़की से कहा कि तुम्हारा बाप किधर है? डिफ़ॉल्टर है वो तो, बैंक का डिफ़ॉल्टर है, किधर है? उसको शर्म नहीं आती कि उसने पैसे अदा करने हैं? तो उस बच्ची ने कहा, जो शायद ओ लेवल्स की या इस तरह से इस उम्र की बच्ची थी, 15, 16, 17 साल की, उसने कहा कि, मेरे कोलीग ने कहा कि वो डिफ़ॉल्टर है, वो कहाँ है? उसने कहा कि अच्छा चलो ऐसा करो, तुम अपने बाप से कहो कि वो बैंक ना आए पैसे लेके, इंस्टॉलमेंट पे ना करे। एक इंस्टॉलमेंट, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक था, बस एक इंस्टॉलमेंट किसी माली परेशानी की वजह से वो अदा नहीं कर सका था। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने बाप से कहो कि वो ना आए, तुम्हें भेज दे मेरे पास एक रात के लिए, और पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे पहले आर्गू किया। मैंने कहा कि यार, बच्चियों को क्यों इन्वॉल्व करते हो? मेरी अपनी उम्र उस वक्त 20-22 साल थी। मैंने कहा यार, बच्ची को तुमने क्यों इन्वॉल्व किया? बेटी है, क्यों तुमने इसको कहा? उसने कहा कि इस तरह, ये इन फॉर्मूलों से, उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि इन फॉर्मूलों से रिकवरी अच्छी हो जाती है। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं बेरोजगार रह लूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, और मैंने वो नौकरी छोड़ी और फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया।
बाद में फिर मैं मीडिया में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये इतने बेशर्म लोग हैं कि ये फैमिली को भी इन्वॉल्व करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, मुआशरे को लेक्चर देते हैं। जरा इस केस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के आप कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है या वो एक ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सोसाइटी ख़राब हो रही है, तो ये हमारी सोसाइटी में चले, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन कोई कानून, जहां तक मेरे इल्म में कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप इस बात पे गिरफ्तार करें कि तुम सोसाइटी को, किस मुआशरे को, बच्चों को, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हो, किस बात पे लगा रहे हो, क्या ख़राब कर रहा है जी वो। मैंने तो अब जाके उसका चैनल देखा कि ये करता क्या था, तो मैंने उसकी पिछली वीडियो देखी कि वो 100 इंच का टीवी खरीद के लाया था और वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। उसने उस पूरे प्रोसेस को किया। अगरचे मैं चले मान लेता हूँ उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट नहीं था, लेकिन उसमें मुआशरे की तबाही वाली भी कोई बात नहीं थी। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं इसलिए उस पर ज़्यादा कॉमेंट उसके कॉन्टेंट पर नहीं करता। चलिए मान ही लिया कि आप उसके कंटेंट से खिलाफ करते हैं, लेकिन ये कहाँ जस्टिफाई करता है एक जाहिल मूंछों वाले पुलिस अफसर को, एनसीसीआई के अफसर डायरेक्टर को, कि वो बुलाए, उसको थप्पड़ मारे, उसको गिरफ्तार कर ले, उसको रोक ले, उसकी बीवी को बुलाए, उसको ह्यूमिलेट करे, बीवी को भी ह्यूमिलेट करे, माँ को भी ह्यूमिलेट करे, सिर्फ इसलिए कि वो उनको इतना मजबूर कर दे कि वो किसी से पैसे उधार लेकर अपनी जान छुड़ाएं और इनको अदा करें, इनका पेट भरें, इनका दोजख भरें। इनके दोजख की आग जो है वो पता नहीं अपने 7 साल बच्चे को फ़ोन करके, आपने अगर डकी भाई का व्लॉग सुना है, आई एम श्योर सुना होगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, तो आपने पहले डकी भाई को ही सुना होगा। तो मेरा तो आप कॉमेंट ही सुन रहे होंगे इस पर, जिसमें डकी भाई ने बताया कि मुझे घुटनों के बल खड़ा किया, मेरे अपने किसी 7 साल बच्चे को या किसी को फ़ोन किया वीडियो कॉल पे, उसको कहा इसको जानते हो, उसने कहा हाँ हाँ ये तो डकी भाई है। उसने फिर थप्पड़ मारे, उसको गालियाँ दी, उसको भी कहा बच्चे को गालियाँ दो, और फिर कहा कि देखो अब इसको आइडियलाइज करोगे, अब इसे आइडियल मानोगे। तो उस बच्चे ने जो है वो कहा नहीं 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 अब मैं नहीं मानूंगा। उससे इबरत का निशान उस 7 साल बच्चे के लिए बनाया। इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी इंसल्ट किसी की, ये कौन सा तरीका है मुआशरे को सुधारने का? और किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप उसको उसके साथ ये सलूक करें? एक जाहिल आदमी जिसको इतनी बड़ी पोस्ट पर आपने बिठा दिया, जिसका नाम सरफराज चौधरी है, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, और उसको जो है वो इस पोस्ट पर बिठाया गया। ये पाकिस्तान के इदारों का क्या हाल हो गया है? ये हम किस जगह पे रहते हैं? आजकल एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है और बड़ा तकलीफ होती है। हर बंदा कह रहा होता है पाकिस्तान से भाग जाओ, यहां कुछ नहीं रखा हुआ, इस मुल्क में कुछ नहीं है। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दफा नहीं सुनी जितनी मैं आजकल रोजाना लोगों से सुनता हूं। क्यों सुनता हूं? इन्हीं वजूहात के बिना पर कि कोई इदारा ही नहीं है, आपके साथ इंसाफ ही नहीं हो सकता। डकी भाई ने क्या किया? डकी भाई एक इन्फ्लुएंसर है। आप सोचें कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ, इन्फ्लुएंस रखने वाले शख्स के साथ अगर ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर एक इन्फ्लुएंसर के साथ ही हो रहा है, उसका ये हौसला किसने बढ़ाया है? उसका ये हौसला किसने बढ़ाया है उस शख्स का? क्योंकि उसने देखा कि हाँ हर जगह आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पुलिस भी यही कर रही है। अभी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए थे, पुलिस ने लोगों के घरों में घुस घुस के मारा, उसको हौसला मिला। उसने सोचा कि अभी मैं देख रहा था एक सियासी जमात का एहतजाज रोकने के लिए किसी के घर में घुस के बच्ची को थप्पड़ मारा गया था। वो बच्ची रोते हुए अपनी माँ के साथ जो है वो वीडियो बना रही थी, उसका हौसला बढ़ा। उसने कहा खैर है, और भी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। उसने देखा कि सीसीडी रोज लोगों को गोलियां मार देती है, तो मैं तो चलो फिर थप्पड़ मार रहा हूँ, खैर है। उसने सोचा होगा कि यहाँ पर जो है वो लोगों की फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया गया, लोगों के कारखाने गिरा दिए गए, लोगों के घर तोड़ दिए गए। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है, मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ। इन तमाम चीज़ों ने शायद उसे हौसला दिया होगा कि तुम भी कर लो यार, तुम भी एक इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर लो। उसने शायद उसको हौसला दिया होगा। तो आपके दाएं बाएं के तमाम इदारे जब आपने देखा कि करप्ट हैं, माल बना रहे हैं, लोगों को मार भी देते हैं, दबा भी लेते हैं, तो उसने फिर एक कहानी बनाई। उस बदबूदार शख्स ने, काबिले नफरत उसका चेहरा मुझे दिखाई, मुझे अब ऐसे उसके चेहरे से घिन आती है। उस शख्स के जो जस्टिफाई करता रहा कि जी हमने इतने पैसे जो है वो इससे रिकवर किए, इतने डॉलर, इतने $1000 रिकवर किए, वो जस्टिफाई करता रहा इसको। और रिकवर किस कानून के तहत रिकवर किए जी, कहाँ से रिकवर किए, और वो ये सारा कुछ करता रहा। और उसकी बीवी को गिरफ्तार ना करने के लिए देखें रिश्वत कहाँ कहाँ ली।
उरूर पर तुम्हारी बीवी पर एफआईआर दे देंगे। अगर तुम चाहते हो कि उस पर एफआईआर ना हो, उसका 60 लाख दो। तुम 23 रोज का जिस्मानी रिमांड हो गया, अगर तुम चाहते हो जुडिशियल हो जाओ तो 30 लाख दो। अगर तुम चाहते हो कि ये करना हो तो चलो 50 लाख और दे दो। शर्म नहीं आती? अपने घरों को लेकर जाएंगे तो किस किस मुंह से अपने बच्चे को खिलाएंगे? अपने बच्चे को जब उसको उन पैसों से आसाइश देंगे तो शर्म नहीं आएगी कि हराम खिला रहा हूं, मेरा बच्चा कहीं मर ही ना जाए एक्सीडेंट में? ये शर्म नहीं आई? कैसे करते हैं ये लोग? और फिर वो जो फ्रंट मैन रखे हुए, एक असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज, ये बाद में गिरफ्तार हो गए सब। चलें, बहुत अच्छी बात है, एमआई ने इंटरवीन किया और देखा कि हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसको पकड़ा, इन सबको लोगों को उठा के गिरफ्तार किया। लेकिन अगर सादुर रहमान की जगह कोई और होता, और न जाने कितने होंगे। ही इज जस्ट लकी कि एक एमआई का ये मामला बीच में आ गया और वो हाईलाइट हो गया और वो उन्होंने इसको पकड़ लिया, वरना कितने ऐसे लोग होंगे जो पैसे देके छूटते होंगे, पैसे देके रिलीफ लेते होंगे। तो ये जो वीडियो डकी भाई ने की है, ये इस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है कि उसने किस जुर्म में ये सब कुछ भुगता है। ये ह्यूमिलेशन सबसे बड़ी कीमत। थप्पड़ की जो तकलीफ है ना, वो मिट जाएगी, थप्पड़ की तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो ह्यूमिलेशन हुई है, वो जो उसको इंसल्ट किया गया है, वो जो उसको गाली दी गई है, वो जो उसे तू कहा गया है, क्यों तू कहा गया भाई? तू भी क्यों कहा गया है? थप्पड़ मारना तो बात की बात, तू कह के मुखातिब भी क्यों किया? उसे इंसल्ट क्यों किया गया है? इल्जाम यह था कि उसने एक जुए की ऐप को जाने ना जाने में मुतारिफ कराया। वही ऐप जो आपके पीएसएल के लोगो, शर्ट की लोगो के उसका लोगो भी शर्ट पे लगा हुआ था। और भी क्रिकेटर्स ने उसको प्रमोट किया, और भी यूट्यूबर्स ने उसको प्रमोट किया। इस अकेले को आपने इस बहाने से पकड़ा तो चलिए, अगर उसने गलत भी किया तो उसकी कोई सजा होगी कानून में, उसके मुताबिक उसको सजा देते। ये पैसे हथियाने का कौन सा तरीका है? और फिर देखें उसको पैगाम क्या दिया जाता रहा, भाई मसला हल करो, तुम चाहते नहीं हो मसला हल करो, तुमने ये पैसे सारे जो कमाए कब्र में लेके जाने, और कमा लेना, और बेशर्मो खुद कमाओ जाके। एक बंदे ने कमा लिया है तो क्या वो तुम्हारे लिए कमाया है? तुम्हारे बच्चों का पेट पालने के लिए उसने कमाया है? या पाकिस्तान का कौन सा कानून तोड़ा है? यार पैसे और कमा लेना, तुम तो कमाते रहते हो, तुम तो एक वीडियो 2 वीडियो करोगे तुम्हें इतने पैसे आ जाएंगे, और कमा लेना। एक बंदे से 9 करोड़ रुपया आपने अपने वॉलेट में शिफ्ट कर लिया। जब वो बात खुल गई तो आपने उसका बहाना बनाया कि हमने रिकवर किया है। तो इस पे आपको शर्म नहीं आई? तो मेरी तकलीफ ये है, मैंने देखें, मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने सादुर रहमान को कभी नहीं देखा था, उसकी वीडियोस, उसका कंटेंट कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे तकलीफ हुई जब मैंने ट्विटर पे देखा, उसके क्लिप्स लोगों ने शेयर किए हुए थे, फिर मैंने भी किए, कि वो रो रहा है बेचारा, कह रहा मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की, मेरी बीवी के सामने मुझे इंसल्ट किया, मेरी बीवी को बुलाया, बीवी से भी कहा आपको भी अंदर कर देंगे। और देखें, कहा कि तुम जो है वो प्री अरेस्ट बेल ले ली, अच्छा तुम्हारी ये जुर्रत, उसने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक प्री अरेस्ट बेल ली थी, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने बेल ले ली, ये देखो ये जज हैं, ये सारे मेरी मुट्ठी में हैं। तो जज दिखाए कि ये सारे जज लिस्ट निकाल के मोबाइल में, ये मुट्ठी में है। लानत है इस अदालती निज़ाम पर कि जो जज जो हैं वो एक डायरेक्टर की मुट्ठी में हों गैर कानूनी काम करने के लिए। अगर वो ठीक दावा कर रहा था, अगर वो ठीक दावा कर रहा था तो इस अदालती निज़ाम पे अगर वो जज इसकी मुट्ठी में थे और जज इसके कहने पर उसको एक नई एफआईआर भी दे सकते, दिलवा सकते हैं, उसको टांग सकते थे, या उसी एफआईआर में नामजद भी हो सकता था, या इसके कहने पर जो है वो इस खातून को गिरफ्तार करने का भी ऑर्डर कर सकते थे। और जब तक ये चाहते इसका रिमांड दिया जाता रहा। उन जजों को भी शर्म नहीं आई कि जो इसका 23 दिन तक रिमांड देते रहे। और फिर जुडिशियल भी उस वक्त हुए जब 30 लाख रुपया लिया, तो जज को भी शायद दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, जज को मुझे नहीं पता, जज साहब कौन थे मैंने नहीं पता किया, नहीं भी दिया होगा तो चलें प्रोसिक्यूशन हल्की कर दी होगी, उधर से मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा होगा तो जज साहब ने उनको जुडिशियल कर दिया होगा। तो जज को ये शर्म नहीं आई कि मैं 23 दिन तक उसको रिमांड दे रहा हूं। किस लिए? जब वो अपने पासवर्ड दे चुका है, वो अपना डेटा दे चुका है, वो अपने सारे कंट्रोल दे चुका है, अपना जीमेल अकाउंट दे चुका है, वो सारा कुछ दे चुका है, तो किस लिए रिमांड दे रहे हो भाई जज साहब? क्यों रिमांड दे रहे हो उसका? आप देखें आवे का आवा बिगड़ा हुआ। जिसने स्टॉप लिस्ट में नाम डाला उसने नहीं पूछा कि भैया आप क्यों नाम डलवा रहे हैं। जिन लोगों ने वहां से गिरफ्तार किया उन्होंने नहीं देखा है कि इसके ऊपर इल्जाम क्या है। एनसीसीआई के आईए के हवाले कर दिया, वहां पर 23 दिन तक रखा, थप्पड़ मारे, किसी ने नहीं पूछा भाई क्यों मार रहे हो उसको।
जज के पास ले गए, रिमांड मांगते रहे, जज रिमांड देता रहा, किसी ने नहीं पूछा कि जज साहब रिमांड किस चक्कर में दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है वो उस बेचारे को एक गंदे से सेल में डाल दिया और वहां किसी को तरस नहीं आया। और वही रिवायती तरीके, उसने कहा कि केड़ा भाई सादुर रहमान, केड़ा सादुर रहमान, जो पुलिस जो तेरी मुलाकात आई है। बोलने की तमीज भी किसी को नहीं सिखाई हुई। तो इन तमाम हालात की वजह से देखें कितने लोगों ने आज सुना होगा, मिलियंस में मेरा ख्याल 4-5 मिलियन लोग तो अभी तक देख चुके हैं। किसी एक ने भी शायद नहीं कहा होगा, जो सादुर रहमान डकी भाई का कंटेंट पसंद नहीं करता होगा ना, उसने भी नहीं कहा होगा कि ठीक हुआ, सादुर रहमान के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, किसी ने नहीं कहा होगा। तो जब अगर हर बंदे ने कहा होगा कि बड़ी ज्यादती हुई है, तो उसने क्या इस निजाम के बारे में क्या राय कायम की होगी, आप बताएं। फिर वो ये कहेगा ना कल को किसी को बैठ के, बच्चे निकल जाओ, चांस मिलता है निकल जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ, चांस मिलता तो चले जाओ, कुछ नहीं है यहां, कुछ नहीं है इस मुल्क में, कुछ नहीं है। तो यही कहेगा ना, जो सुनेगा इस कंटेंट को, वो ये कहेगा ना यार बड़ा जुल्म हुआ है, और मेरे साथ भी हो सकता है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मैं असदुल्ला खान मेरे साथ भी हो सकता है। किसी बात पे कोई चीज़ कोई बहाना बना के उठा के कर सकते हैं। होता नहीं है हमारे दोस्तों के साथ, मुनशियात नहीं डाली भी मतीउल्लाह जान के ऊपर, मुनशियात का मुकदमा नहीं भी बनाया, मेरे ऊपर भी बन सकता है। उस सदीक जान पे कारतूस बरामद करने का मुकदमा नहीं बना लिया था कि कारतूस बरामद करना है, जिस्मानी रिमांड मांग लिया जज साहब से, कारतूस बरामद करना है सदीक जान से। सदीक जान से जो है ना, वो नहीं शेल, सॉरी कारतूस नहीं, वो जो आंसू गैस का शेल होता है, वो शेल बरामद करना है। और जज साहब ने भी रिमांड दिया, सोचें आप, शेल बरामद करने के लिए रिमांड दिया जज साहब ने भी। तो ये हमारा सिस्टम है। अब आप जब ये किसी के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे ओ जी पाकिस्तान तो ऐसे ही चल रहा है, आज कोई नई बात तो नहीं हुई, पहले भी ऐसे था, उससे पहले भी ऐसे था। लेकिन वो सदीक जान कहते हैं ना कि आंखों का ऑपरेशन हो गया, अब शायद लोगों को ज्यादा महसूस होता है आंखों का ऑपरेशन होने के बाद, पहले नहीं महसूस होता था इतना, शायद अब ज्यादा महसूस होता है क्योंकि अब अवेयरनेस ज्यादा है। अब लोगों के पास ये मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी है, हर बंदे के पास खबर पहुंचती है, और फिर उस पर अवेयरनेस देने वाले लोग ज़्यादा हैं, उस पर बात करने वाले, आवाज़ उठाने वाले। उसे जहां अवेयरनेस आती है वहीं मायूसी भी आती है कि यार क्या हो रहा है, हम कहाँ रह रहे हैं। क्योंकि जो करप्ट निज़ाम का हिस्सा वो कुछ नहीं सीख रहा, वो इसी माइंडसेट में आज तक, जो करप्ट निज़ाम का हिस्सा ना, वो आज तक इसी माइंडसेट में, ओ जी पहले से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वो नहीं बदल रहा अपने आप को, वो नहीं सोचता कि यार ये नई दुनिया है, ये जदीद दौर है, इसमें मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल मीडिया है, अपने आप को मैं थोड़ा सा तब्दील करूं, अपना रवैया बेहतर करूं। आज भी मैं, अभी थोड़ा दिन पहले मुझे थाने जाना पड़ गया, यहाँ एक बच्चे को, मेरे पास काम करता था, उसको मोटरसाइकिल पे उसके पास शायद कागजात नहीं थे, या उसको उठा के ले गए या कुछ, बहरहाल उसके पास कोई डॉक्यूमेंट कम था। तो वो मैं गया, जाहिर है उसके पीछे, तो वो जो जिस तरह से पुलिस एहलकारों ने, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया, मैंने सिर्फ उसके लिए जो कानूनी मावनत हो सकती थी फराहम कराने के लिए मदद की कोशिश की। जो उनका रवैया था, जो उनकी बदतमीज़ी थी, जो उनका एक एटीट्यूड था, जो उनका एक सिस्टम था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे मुझसे भी और मुझसे बढ़ के और भी लोगों से, मैं शायद फिर भी देखने में थोड़ा सा ढंग का लग रहा था तो मुझसे कम बदतमीज़ी की होगी, लेकिन बाकी लोग जो बेचारे को देखने में गरीब लोग लगते थे या मोटरसाइकिल पे आते थे, उनके साथ ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही थी। तो आज भी यही निज़ाम है, ये लोग नहीं सीख रहे कि कुछ भी। तो सच्ची बात यह है कि मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरी आंखें भर आई जब मैं सादुर रहमान का ये एक उनकी जो आज ताज़ा रात वीडियो आई थी वो मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी 50 मिनट की वीडियो में अपनी कहानी सुनाई है। और वो कहते हैं कि 5 घंटे में शायद मैं पूरी ना सुना सकूं, क्योंकि एक बंदे के पास बहुत कुछ सुनाने के लिए होता है। अभी तो उन्होंने ये नहीं बताया वो खाते क्या थे, क्या मिलता था खाने के लिए, क्या नहीं मिलता था, कैसे रहते थे, रात क्या किस कर्ब में गुजरती थी, कि किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह से लोगों ने डिग्रेड किया, किस तरह से उन्होंने क्या। अब देखें, सोचें एक बंदा जिसने कभी थाना वो नहीं देखा, वो जब जेल के अंदर दाखिल हुआ है तो वो अपनी चेकिंग करा रहा है, कानों की होंठ उठा के दिखा रहा है, दांतों के नीचे कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है, ये सारी वो इस सारे मुजरिमों की तरह इस सारे मरहले से गुजरा। ये मनाजिर, ये तजर्बा, ये जो उसके ऊपर गुजरी है, वो सारी उम्र उसको हॉन्ट करता रहेगा। और वो जिस बच्चे से मिलेगा उसको कहेगा बेटा यहाँ कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान से निकल जाओ, चले जाओ। हम खुद अपने दोस्तों को शेर सुनाया करते थे कि नफ़रत ही इस वतन में गनीमत शुमार कर। मैंने कई दफ़ा ये शेर पढ़ा होगा
कि नफ़रत ही इस वतन में गनीमत शुमार कर, चाहत की जुस्तजू में नगर छूट जाएगा। तो नगर नहीं छूटना चाहिए यार, यहाँ पर रहें। हर बंदा छोड़ के जा रहा है आजकल, फिर FIA सर पे चढ़ी हुई है इनको रोकने के लिए, ऑफलोड करो ऑफलोड करो ऑफलोड करो। ये भी मैं आपको एक मज़े की बात आज सुनाऊँ। मैं पिछले दिनों, मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, तो उनकी कंपनीज़ हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज़, और वो 2-3-4 तरह के काम करते हैं वहाँ पर। और उनके पास मेरा ख़्याल है सैकड़ों मुलाजमीन काम करते हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, उनके पास काम करते हैं। तो उनके पास 10 साल से काम करने वाले उनके 7 मुलाजमीन को, जो छुट्टी पर आए थे, वापसी पर रोक लिया गया। 10 साल से दुबई में काम कर रहे हैं, उनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट, वीज़ा, हर चीज़ थी। वो कोई पहली दफ़ा नहीं जा रहे थे, और वो कारीगर थे, यानी कोई लकड़ी का कारीगर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है कारीगर है, वो कारीगर थे। और उनको रोक लिया गया, एक फैसलाबाद एयरपोर्ट पर और एक मुल्तान एयरपोर्ट पर, 2 एयरपोर्ट्स पर उनको रोक लिया गया, ऑफलोड कर दिया गया। जब वो घर आ गए तो अगले दिन उनको अननोन नंबर से कॉल आई। वो अननोन नंबर जो होता है ना, जिसपे जो आप FIA से भी कॉल आए ना, आपको तो अननोन नंबर से आती है, लिखा होता है अननोन नंबर, वो नंबर नहीं होता, कोई पता नहीं चलता किस पे आपने कॉल बैक करनी है। वहां से कॉल आई, कहा हाँ जी आपको ऑफलोड कर दिया है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हमें दे दें, हम आपको कल चढ़ा देंगे, 1 लाख रुपया दे दें, आपको चढ़ा देंगे। ये कहानी मुझे उन साहब ने सुनाई है जिनके पास वो मुलाजिम है दुबई में। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि यार ये हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि मैं अच्छा इस पर बात करूंगा, मैं भूल गया, अभी अचानक मुझे ये बात याद आई। तो इसको भी कमाई का जरिया बना लिया है। यानी सिस्टम ठीक नहीं करना कि पाकिस्तान की बेगरी होती है, लोग बाहर जाके पैसे मांगते हैं तो ऐसे लोगों को भिखारी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना है। मकसद ये नहीं है। अब रोकने का मकसद ये है कि अब इसकी तो मजबूरी है बेचारे की, उनको पता है इसने तो जाना है और दुबई, और इसकी नौकरी है और नौकरी छूट जाएगी इसकी, तो 1 लाख रुपया भी वो बेचारा देगा, या निगोशिएट करके 70-80 हज़ार देगा, वो देगा, और देकर वो दुबई जाएगा, जाके नौकरी करेगा और फिर इस मुल्क को गालियां देगा। तो ये गालियां कौन पड़वाएगा? FIA का वो अफसर जिसने ये हरकत की, पहले रोका और बाद में फ़ोन करके कहा कि अच्छा लाख रुपया दे दो तो जाने देते। और मज़े की बात यह है कि उन 7 को कॉल आई, 7 बंदों को रोका, सबको कॉल आई, 1 लाख रुपया दे दो और जाने देंगे। रेट मुकर्रर हो गया। एक ऐसा ही MI को चाहिए ऑपरेशन इन लोगों के खिलाफ भी करें जो इस तरह से ऑफलोड करते हैं और ऑफलोड करके फिर उनसे माल बनाते हैं। उनके खिलाफ भी एक स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। मजाक बना दिया इस मुल्क का, तमाशा बना के रख दिया इसको। इसकी मूछें जो हैं वो काट के, मैं नहीं कहना चाहता ये जो सरफराज चौधरी है, लेकिन जिस तरह से इसने ह्यूमिलेट किया है एक इंसान को, एक पाकिस्तानी को, एक शहरी को, कम से कम इसके साथ भी उसने गैर कानूनी सलूक किया, जो मारा, पीटा, थप्पड़ मारे। भैया आपको साइबर क्राइम को रोकने के लिए अफसर बनाया या आपको इस इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह करने के लिए अफसर बनाया? तो शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान को, ये सब पाकिस्तान से लोगों को बदजन कर रहे हैं। इनका जुर्म ये है कि ये हर शख्स को पाकिस्तान से बदजन कर रहे हैं, लोग यहां से भाग जाना चाहते हैं। तो ये हाल हो गया है। तो बहरहाल सादुर रहमान की बात मुझे अच्छी लगी। उसने कहा मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, काम करूंगा। अब मुझे नहीं पता उसे हील होने में कितना वक्त लगेगा, अभी तो उसका दिल जख्मी है, मुझे नहीं पता उसको हील होने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन जो भी उसको वक्त लगेगा, क्या उसके बाद वापस वो उसी तरह से हंसता, मुस्कुराता, मजाक करता, अटकेलियाँ करता नजर आएगा? मुझे नहीं पता कि वो पहले जैसा होगा या वो हमेशा के लिए बदल चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।